जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लेकर के आए हैं जीव विज्ञान 2024। जी हाँ, जो 2024 में पेपर हुआ था उसी का हम उस पेपर को सॉल्व करके लेकर के आए हैं, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो 2025 में हमारे परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही लाजवाब होगा। तो देखिए किस तरह से 2024 में जीव विज्ञान के ये पेपर थे। आपको दिखाई दे रहा है जीव विज्ञान 2024 348 ब्रैकेट के अंदर है GI, ये कोड है। समय आपको दिया हुआ है, इसमें आपको दिखाया गया है कि प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि निम्नांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। पूर्णांक आपका 100 है। सबसे पहले आपको ले चलते हैं बहुविकल्पीय की दुनिया में। तो बहुविकल्पीय आपका ये आ गया, ये 1 नंबर का है। 1 नंबर का बहुविकल्पीय है, उसमें आप लगाएंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बहुविकल्पीय में दिखा गया सही विकल्प चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में भरिए। सही, तो पहला है पुष्पों में कौन सा अंग स्त्री यानी मादा अंग का प्रतिनिधित्व करता है, ये आपको बताने हैं कि कौन सा पुष्प का अंग स्त्री अंग का। तो ये आपका जायांग है। क्या है? ये ऑप्शन आपका ये सही है। दूसरा क्वेश्चन है आपका खा खंड। देखिए खा खंड बताया गया है कि पुरुष जननतंत्र में कितने वृषण पाए जाते हैं। तो पुरुष जननतंत्र में एक जोड़ा वृषण पाया जाता है। तो ये ऑप्शन आपका ये दूसरा यानी एक जोड़ा सही है। टेस्टिस पूछ रहा है कि हाउ मेनी टेस्टिस आर फाउंड इन ह्यूमन, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। तो इसमें कौन सा है? एक जोड़ा, 1 पेयर पाए जाते हैं। अगला है आपका ये अगला क्वेश्चन है MRI संकेताक्षर का पूर्ण रूप है, यानी MRI का पूरा नाम क्या है? तो MRI का पूरा नाम है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, यानी सेकंड आंसर आपका ये सही है। ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इसका नाम है। और आपका एक अगला क्वेश्चन है आपका ये जो है सिकल सेल एनीमिया यानी दांत कोशिका आरक्तता, ठीक है, ये किस प्रकार के रोग का उत्परिवर्तन होता है? तो ये आपको बताना है। तो ये जो है आपका बिंदु उत्परिवर्तनों से होता है, ये आपका सही है। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन आपके क्या हैं? ये विकल्प वाले हैं। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है, 4 नंबर आपको ऐसे मिल गया। अब देखिए अगला है जो आपका अब ये लघुत्तरीय क्वेश्चन आ गए। ये देखिए अब यहाँ से आपका लघुत्तरीय क्वेश्चन चालू हो गया। देखिए ये लिखा हुआ अति लघुत्तरीय। अति लघुत्तरीय में आपका क्वेश्चन है डाउन सिंड्रोम विकार गुणसूत्र किस जोड़े पर असामान्यता से कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है खा है स्त्रियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी गर्भ निरोधक का नाम लिखना है। तीसरा क्वेश्चन था आपका आरएनए में कौन सी शर्करा उपस्थित होती है। तो आरएनए में राइबोस शर्करा, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा, ध्यान रखना है आपको। नर युग्मोद्भिद, अगला ये क्वेश्चन है आपका नर युग्मोद्भिद का विकास पुष्प के किस अंग से होता है और नर कोशिकाएं किस प्रकार विभाजन के पश्चात शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। तो ये आपका लघुत्तरीय फर्स्ट में है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है लघुत्तरीय सेकंड, ये लघुत्तरीय में अच्छा एक वो पहला था अति लघुत्तरीय, अब ये लघुत्तरीय में है। पीयूष ग्रंथि, जी हाँ आपने सही सुना। पीयूष ग्रंथ के 2 कार्य लिखिए। पर निषेचन किसे कहते हैं? ये अनिषेक जनित फल किसे कहते हैं?
उन्नायक के किन्हीं दो कार्य का वर्णन करना है और मानव में किन्हीं दो लिंग सहलग्न रोग का नाम लिखना है। ठीक है, तो ये आपका अति लघुत्तरीय फर्स्ट का मतलब लघुत्तरीय फर्स्ट है। फिर उसके बाद में आपका क्वेश्चन है लघुत्तरीय सेकंड का। ये देखिए, मानव में कैंसर रोग के कारणों का उल्लेख करना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा आपको दिया हुआ है कि एलर्जी को उदाहरण से समझाइए। BOD संकेताक्षर का पूर्ण रूप लिखते हुए इस पर टिप्पणी लिखे, यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो कह रहा है। अगला है उत्पादकता किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया लघुत्तरीय क्वेश्चन में। अब उसके बाद में ये आ गया आपका पांचवा क्वेश्चन, न्यूक्लियोटाइड के विभिन्न घटकों का संक्षेप में वर्णन करना है, संक्रामक रोग पर टिप्पणी लिखना है। ठीक है, और अंतः गर्भाशय विरेचन तकनीक से आप क्या समझते हैं? इस तकनीक का उपयोग परिस्थितियों में किस परिस्थितियों में किया जाता है, ये आपको बताना है। छठा क्वेश्चन है आपका, ये भी 3-3 नंबर के ही है, वंशागत के क्रोमोसोम सिद्धांत का वर्णन करना है। मानव कल्याण में जैव प्रौद्योगिकी का महत्व, जैव विविधता का सह विलुप्तता कैसे क्षति पहुंचाती है। एक एक करके आपको हल कराया जा रहा है। लॉन्ग आंसर में आपके 2 क्वेश्चन है, एक अथवा करके लगाया जाता है। सातवां है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का सचित्र वर्णन कीजिए और क्रोमोसोम विपतन क्या है, किन्हीं 2 विपतन का वर्णन कीजिए, या आपको करना हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत कीजिए। ठीक है, सिद्धांत का वर्णन कीजिए, ये तो आपका हो गया। तो अब आपको विकल्प हो ही गया है। अब आपको ले चलते हैं एक एक क्वेश्चन की तरफ, जहां आप एक एक क्वेश्चन अब यहाँ देखिए, अति लघुत्तरीय प्रश्न जो आपको दिया गया था डाउन सिंड्रोम, यहाँ से एक एक क्वेश्चन आपको एक एक लाइन टू लाइन हल करवाया जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ा नहीं जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आ गया अति लघुत्तरीय क्वेश्चन का पहला, डाउन सिंड्रोम किस जोड़े पर असामान्यता के कारण होता है? ये क्वेश्चन अब आ गया आपके पास। तो देखिए, ये इसका आंसर ये है। डाउन सिंड्रोम को सर्वप्रथम लैगडॉन नामक वैज्ञानिक ने 1866 में खोजा। यह 21वीं जोड़ी, ध्यान रखना है आपको, किस जोड़े पर? 21वीं जोड़ी ऑटोसोम गुणसूत्र के अतिरिक्त प्रति के कारण होता है, जो त्रिगुणित कहलाती है। इस प्रकार रोग के व्यक्तियों में गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पर कितनी हो जाती है? 47 हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन था इसका। इस रोग से ग्रसित व्यक्तियों में चेहरा मंगोलियन लोगों की भांति माथा चौड़ा, गर्दन एवं अंगुलियां छोटी तथा फूली हुई, कद छोटा, मंदबुद्ध, विमंदित, खुरदरी त्वचा, मोटी जीभ, उभरा हुआ निचला होंठ है ना, आदि होता है, मंगोलियन जड़ता भी कहते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ का डाउन सिंड्रोम के बारे में। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, स्त्रियों द्वारा उपयोग किए गए किसी एक गर्भ निरोधक का नाम लिखिए। तो देखिए, स्त्रियों द्वारा यूज का आंसर ये है। स्त्रियों में गर्भ निरोधक हेतु गर्भाशयी युक्ति को यौन मार्ग के द्वारा गर्भाशय गुहा में स्थापित किया जाता है। इस युक्त से मुक्त हार्मोन्स का अंडाणु और शुक्राणु के संगमन में अवरुद्ध उत्पन्न होता है तथा गर्भाशय को रोपण होने हेतु अनुपयुक्त बनाकर गर्भधारण को रोकते हैं। कौन कौन से दवा हैं ये आपको जानना है, जैसे कापरमोचक, IUD, एक हार्मोन्स और LUD। ठीक है, ये है। अगला क्वेश्चन है ग खंड है, RNA में कौन सी शर्करा पाई जाती है? जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है। तो RNA में कौन शर्करा पाई जाती है? तो यहाँ पर देखिए, शर्करा बेस DNA RNA होता है। तो अगर DNA पूछा जाए तो डीऑक्सीराइबोस शर्करा होगी, और अगर RNA पूछा जा रहा है तो राइबोस शर्करा होगी। तो देखिए इसका आंसर ये देखिए, RNA में कौन सी शर्करा उपस्थित होती है? तो पहला दिखा है DNA में राइबोस शर्करा और RNA में राइबोस शर्करा होती है। बच्चों ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन छूटने ना पाए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। छोटे छोटे क्वेश्चन आपके लिए पहाड़ हो जाएगा। एक एक नंबर बटोरते चलें और अपनी पकड़ मजबूती से बनाते चलें। अगला क्वेश्चन है घाखंड है, नर युग्मोद्भिद का विकास। जी हाँ, सही सुना, नर युग्मोद्भिद का विकास पुष्प के किस अंग में होता है? तो ये देखिए,
आंसर इसका देखिए ये है कि नर इंकोद्भिद का विकास पुष्प के किस अंग में होता है, तो नर इंकोद्भिद से पुंकेसर के प्राक कोश में, यानी मादा इंकोद्भिद फिर स्त्री केसर के अंडाशय में होता है। ठीक है, ये पॉइंट आपका सही है। अगला क्वेश्चन है ये, नर जनन कोशिका किस प्रकार के विभाजन के पश्चात शुक्राणु का निर्माण करती है, तो इसके लिए आंसर ये चाप दो कि नर के वृषण की जननिक उपकला कोशिकाओं के अर्धसूत्रण विभाजन द्वारा शुक्राणु निर्माण की क्रिया को शुक्राणु जनन या शुक्र जनन या शुक्राणु जनन कहते हैं। यह प्रक्रिया वृषण के शुक्र जनन नलिकाओं में होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया लघुत्तरीय का। अब आ गया लघुत्तरीय का फर्स्ट, पीयूष ग्रंथि के 2 कार्य लिखिए। क्या सुना आपने? पीयूष ग्रंथ के 2 कार्य लिखिए। तो देखिए पीयूष ग्रंथ के 2 कार्य ये हैं, लिखा है पीयूष ग्रंथ के 2 कार्य। पीयूष ग्रंथि 2 गोनेडोट्रोफिन हार्मोन स्रावित करती है जिनके कार्य निम्न है। नंबर 1 है ल्यूटिनाइजिंग। क्या सुना आपने? जी हाँ, ये है आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, और दूसरा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स ये महिला के आंत्रोचक्र के दौरान अंडोत्सर्ग को प्रेरित करती है, और दूसरा जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स या शुक्र जनन व अण्ड जनन में सहायक होती है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन इसका आंसर है। अब अगला क्वेश्चन है आपका, ये देखिए आ गया, पर निषेचन को परिभाषित कीजिए। पर निषेचन किसे कहते हैं, ये आपको परिभाषा के रूप में दिखाना होगा कि पर निषेचन क्या है। तो देखिए पर निषेचन किसे कहते हैं, जब निषेचन में शामिल नर तथा मादा युग्मक एक ही प्रजाति के 2 अलग अलग जीवों से आते हैं तो इसे पर निषेचन कहते हैं। ठीक है, ये देखिए आपको लिखाया गया था। अगला क्वेश्चन है, अनिषेक जनित फल क्या है, एक उदाहरण दीजिए। तो अनिषेक जनित, देखिए अनिषेक फलन शब्द नैल ने दिया। सामान्यतः निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन प्रकृति में कभी कभी बिना निषेचन के अंडाशय फल में विकसित हो जाता है। ध्यान रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि बिना निषेचन के अंडाशय फल में विकसित हो जाता है। यह प्रक्रिया अनिषेक फलन कहलाती है तथा फल अनिषेक फल कहलाता है। जैसे केला है, पपीता है, संतरा है, नाशपाती है, ये है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, उन्नायक के किन्हीं 2 कार्यों का वर्णन करना है। उन्नायक के किन्हीं 2 कार्यों का वर्णन करना है। तो देखिए आंसर ये है, उन्नायक के कार्य निम्नलिखित है। नंबर 1, यह ट्रांसक्रिप्शन कारकों एवं आरएनए पॉलीमरेज को जोड़ने का स्थल प्रदान करता है। एंड सेकंड, यह mRNA संश्लेषण की दर को नियंत्रित करता है। दोनों पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। क्लियर? चलिए अब अगला क्वेश्चन आ गया ये, मानव में किन्हीं 2 लिंग संलग्न रोगों के नाम लिखिए। ये आपको बताने कि मानव में किन्हीं 2 लिंग संलग्न रोग के नाम। तो देखिए ये है आपका, ये देखिए प्राणियों में कुछ आनुवंशिक लक्षणों ये प्राणियों में कुछ आनुवंशिक लक्षणों या गुणों की वंशागति से संबंधित होता है, अतः इनका नियमन लिंग गुणसूत्रों से होता है। अतः ये गुण लिंग संलग्न लक्षण या गुण कहलाते हैं। जैसे वर्णांधता, हेमोफीलिया, मनुष्य में लिंग संलग्न वंशागत रोग होते हैं। ठीक है, तो आपके 2 कौन कौन से हैं, एक है वर्णांधता है और दूसरा है हेमोफीलिया। ये रोग आपके लिंग संलग्न रोग होते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है कि मानव में कैंसर रोग के कारणों का उल्लेख कीजिए। मानव में कैंसर रोग के कारणों का उल्लेख करना है। तो सबसे पहले हम कैंसर समझते हैं, क्या है कैंसर। हालांकि कैंसर के कारण मानव में पूछ रहा है, हालांकि लेकिन कैंसर भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप पूछ लें कि कैंसर ही क्या है, तो हमने पहले कैंसर आपको यहाँ इंक्लूड किया है। कैंसर से पहले कैंसर जाने, उसके बाद में कारण जाने। तो देखिए कैंसर क्या है।
कैंसर या शरीर की कोशिकाओं के अनियंत्रित विभाजन के कारण उत्पन्न स्थिति होती है। ठीक है, जब कोशिकाओं की जो नियंत्रण क्षमता होती है वो हट जाती है और उसमें विभाजन लगातार होता रहता है। अगला है, कोशिका में उपस्थित ऑन्कोजीन्स के सक्रिय हो जाने से अविभेदित कैंसर कोशिकाएं बनती हैं और सामान्य कोशिका तथा कैंसर कोशिका में निम्न अंतर, बहुत से अंतर होते हैं। अब आपको है जानना कि कारण बताइए कि किस तरह से होते हैं। तो देखिए, ये कारण देखिए, कैंसर के कारण जो है, कैंसर के कारणों को पूरी तरह समझा नहीं जा सकता। कैंसर विकसित करने के अनेक कारक होते हैं। ये कारक भौतिक, रासायनिक, विकिरण और जैविक हो सकते हैं। ये कारक कार्सिनोजेनिक कारक और कार्सिनोजेंस कहलाते हैं। देखिए, भौतिक कारण कैसे होते हैं, जैसे धूम्रपान, तंबाकू का सेवन। तो धूम्रपान में देखिए, अत्यधिक धूम्रपान के कारण फेफड़ों का कैंसर हो जाता है। इससे मुख्य ग्रसनी और लैरिंक्स भी कैंसर हो सकता है। इसमें तंबाकू चबाने से, गुटखा खाने से, पान चबाने से भी हो सकता है। ठीक है, तो ये मेन चीज़ यही है। लेकिन अब आपको और भी इसमें दे दिया गया है ताकि आपको भौतिक उत्तेजना जो होता है ना, सूर्य की किरणों से, रासायनिक कारक में देखिए ये मेन कारक है। कोयले के धुआं से, कोयले के जलने से निकलने वाली गैसों में, धूम्रपान करने से, कैडमियम ऑक्साइड से, ठीक है, एफ्लाटॉक्सिन से यकृत में हो जाता है, टू नेपथैलामीन से मूत्राशय में हो जाता है, मस्टर्ड गैस से फेफड़े में हो जाता है, विकिरण से भी हो जाता है ना, कि जैविक कारक से भी हो जाता है। तो इन सभी चीज़ों से, लेकिन आपको इतना नहीं लिखना है, बस वही आपको दिखा देना है। अगला क्वेश्चन आ गया आपका एलर्जी। एलर्जी को उदाहरणों से बताइए। ठीक है, एलर्जी। अब यहाँ पर देखिए, अति संवेदनशील विकर की प्रत्युर्जरता, यानी कभी कभी शरीर बाह्य पदार्थों के प्रति संवेदनशीलता दर्शाता है। जब एक व्यक्ति किसी विशिष्ट बाह्य पदार्थ के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाता है तो उसे एलर्जी कहलाती है। जैसे छींक आना, त्वचा में खुजली होना, चकत्ते होना, ठीक है, श्वास नली में उत्तेजना, प्रतिजन जो प्रत्युज्जरता के कारण होते हैं। ठीक है, प्राक्कण में कोई भी विशेष खाद्य पदार्थ शीत, ताप, सूर्य का प्रकाश, वस्त्र आदि से भी एलर्जी हो सकती है। ठीक है, तो देखिए, प्रत्युज्जरता की कार्यकी में के समय मांस कोशिकाओं द्वारा हिस्टामिन और सेरोटोनिन बन जाती है। ठीक है, ये अपक्रिया होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया आपका। क्वेश्चन कह रहा है कि बीओडी यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड संकेताक्षर का पूर्ण रूप लिखते हुए टिप्पणी लिखिए। तो पहले तो आपको इसकी टिप्पणी लिखना है। बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल भी कह सकते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, या आप लिख सकते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इसका तो पूरा नाम हो गया। फिर आपसे पूछा जा रहा है, फिर आप बताएंगे प्रदूषित जल में अपशिष्ट कार्बनिक पदार्थों का आधिक्य होता है, अतः जब ये जल में उपस्थित सूक्ष्म जीवों का विघटन करते हैं तो ऑक्सीजन की खपत बढ़ जाती है। इस कारण जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा अत्यंत कम हो जाती है तथा इसकी कमी के कारण जलीय जीव मरने लगते हैं। अतः ऑक्सीजन की वह मात्रा जो सूक्ष्म जीवों को जल में उपस्थित कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों को विघटन करने के लिए आवश्यक होती है, जैव रासायनिक ऑक्सीजन डिमांड यानी मांग कहलाती है। क्लियर? आगे चले। ऑक्सीजन की वह मात्रा जो सूक्ष्म कहलाती है। फिर उच्च बीओडी की अधिक जल प्रदूषण का संकेत है। पीए जल की, एक ध्यान में रखना है कि पीए जल की बीओडी सदैव 0 से 1 ppm के मध्य होनी चाहिए। 0 से 1। ठीक है, ये आपका है। क्लियर? तो हमें आशा है कि इस तरह से आपका पेपर तैयार होता रहेगा।
देखिए जितने भी 2024 के हैं 7 सेट उसको आप हल कर लीजिए और अनुसार भी आप हल कर लीजिए। बस इसी से आपका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि आपको पढ़ना है, आपने पढ़ बहुत लिए हैं, अब केवल आपको क्वेश्चन मार्क लगाने हैं, क्योंकि क्वेश्चन मार्क भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, उत्पादकता पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए उत्पादकता पर टिप्पणी कैसे क्या है, किसी भी पारतंत्र के लिए जैव मात्रा एवं जैव भार के उत्पादन की दर को उत्पादकता कहते हैं। दूसरे शब्दों में एक निश्चित समयावधि में निश्चित क्षेत्र में उपस्थित हरे पादपों द्वारा उत्पन्न की गई कार्बनिक पदार्थ की दर ही उत्पादकता कहलाती है। उत्पादकता दो प्रकार की होती है, एक है प्राथमिक उत्पादकता और एक है द्वितीयक उत्पादकता। अब देखिए प्राथमिक उत्पादकता क्या होता है। उत्पादकों तथा हरे पेड़ पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश से कार्बनिक पदार्थ के उत्पादन की दर को ही प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। इसमें मुख्यतः हरे पादपों, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, पादप पलकों का प्रमुख योगदान होता है। ठीक है, ये इसमें प्रकाश संश्लेषण होगा और इसमें भोजन बनेगा। द्वितीयक उत्पादकता में क्या होता है कि यह उपभोक्ता स्तर पर नए कार्बनिक पदार्थों के उत्पादन की दर है। उपभोक्ता सुपोषियों के भोजन व ऊर्जा की प्राप्ति करता है। इससे प्राप्त कार्बनिक पदार्थ की कुछ मात्रा जंतु के श्वसन व अन्य उपापचय क्रियाओं को संपन्न करने में खर्च हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपकी हुआ। ठीक है, समझ में। अगला क्वेश्चन है आपका, न्यूक्लियोटाइड में विभिन्न घटकों का संक्षेप में वर्णन करो। बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाने वाला है, इसलिए आपको इस क्वेश्चन को बार बार याद करना होगा। तो देखिए न्यूक्लियोटाइड, डीएनए न्यूक्लियोटाइड होते हैं। प्रत्येक डीएनए अणु 3 घटकों का बना संयुक्त अणु है, जिसमें एक अणु फास्फेट समूह का, एक डीऑक्सीराइबोस तथा एक नाइट्रोजनी क्षार का होता है। न्यूक्लियोटाइड में मोनोसैकेराइड्स, पेंटोस, शर्करा पाई जाती है, जो संरचना के आधार पर डीऑक्सीराइबोस डीएनए में तथा राइबोस प्रकार में होता है। नाइट्रोजनी क्षारक में नाइट्रोजनी युक्त कार्बनिक पदार्थों यौगिकों, जिन्हें मुख्यतः 2 श्रेणी में बांटा गया है, जो निम्नलिखित है, प्यूरिन और पिरिमिडीन। ठीक है, अब प्यूरिन, इनमें कार्बन और नाइट्रोजन से बने 2 चक्र होते हैं, एडिनिन और ग्वानिन प्यूरिन क्षारक होते हैं। दूसरा है पिरिमिडीन, इसमें कार्बन तथा नाइट्रोजन से बना केवल एक चक्र होता है। थायमिन, यूरेसिल, साइटोसिन प्रमुख पिरिमिडीन है। साइटोसिन क्या है, डीएनए तथा आरएनए दोनों में मिलता है, जबकि थायमिन डीएनए में मिलता है एवं आरएनए थायमिन के स्थान पर यूरेसिल में मिलता है। ठीक है, ये चीज़ है। ये डीएनए के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स ये निम्न 4 प्रकार के होते हैं। ये आपको चारों के नाम दिखाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, संक्रामक रोग पर टिप्पणी लिखिए। संक्रामक रोग किसे कहते हैं? ठीक है, तो देख लो भाई, संक्रामक रोग किसे कहते हैं कि वह रोग जो जीवाणु, विषाणु, कृमि जैसे रोगजनकों द्वारा उत्पन्न होते हैं और आसानी से बेहद ही सिंपल तरीके से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित हो जाते हैं या फैल जाते हैं। इन रोगों को कहते हैं संक्रामक रोग। ये 2 प्रकार से फैलते हैं, एक है अप्रत्यक्ष माध्यम। संक्रमित खाद्य पदार्थों द्वारा, रुधिर, वायु, जल के संपर्क में द्वारा, संक्रमित बर्तन, वस्त्र, खिलौने, साबुन, शल्य उपकरण आदि के द्वारा, और वाहक कीट द्वारा जैसे मच्छर, मक्खी आदि के द्वारा ये रोग फैल सकते हैं। ठीक है, क्लियर? तो इस तरह से ये है संक्रामक रोग। ठीक है, ये संक्रमित व्यक्तियों के सीधे संपर्क द्वारा भी, अच्छा ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में भी बताया गया, ये तो प्रत्यक्ष रूप हो गया। अब देखिए ये अप्रत्यक्ष रूप है आपका। ठीक है, ये आपका अप्रत्यक्ष रूप है। और प्रत्यक्ष रूप में देखिए इस तरह से होते हैं। ये
संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क द्वारा, माता के जरायुज के सीधे शिशुओं को, छींकते या खांसते समय थूक की बूंदों द्वारा, संक्रमित जंतु को काटने से, मृदा में उपस्थित रोगाणु के संपर्क में आने से, लैंगिक संसर्ग द्वारा, ये सब चीज़ हो जाते हैं। ठीक है, आसानी से एक जीव से दूसरे जीव में फैल सकते हैं। ठीक है, रोगों को 2 उपकारों में बांटा गया, उप प्रकारों में, संसर्ग द्वारा फिर असंसर्ग द्वारा। ठीक है, इस तरह से मानव में रेबीज का संक्रमण आपने सुना होगा। ये देखिए, मानव में रेबीज का संक्रमण जो होता है, पागल कुत्ते, बंदर, बिल्ली, सशक के काटने से भी इस रोग के कारण रेबीज विषाणु बहुत का संक्रमण हो जाता है। ठीक है, यह विषाणु संक्रमित जंतु के लार में उपस्थित होता है, उसके काटने पर यह लार के साथ ही मनुष्य के रुधिर में प्रवेश कर जाता है। अगला क्वेश्चन है, समजातता क्या है? इसको आपको बताना है। समजातता क्या, उदाहरण सहित बताइए। ऐसे अंग जो मूल संरचना उद्भव में समान किंतु अलग अलग कार्यों हेतु अनुकूलित होने के कारण असमान दिखाई देते हों तथा जिनका भ्रूणीय विकास भ्रूण के समान भागों से होता है, समजात अंग कहलाते हैं। ठीक है, इनकी समानता समजातता कहलाती है। समजात की परिभाषा सर रिचर्ड ओवन ने दी। इनके अनुसार विभिन्न जीव जातियों के वह अंग जिनमें भ्रूणीय विकास भ्रूण के समान भागों से होने के कारण एक मौलिक समानता होती है, समजात अंग होता है। वयस्क अवस्था की वास्तविक संरचना और कार्य में वे कितने भी भिन्न हो। जैसे कीटों के मुखांग भिन्न भिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने हेतु रूपांतरित होते हैं। सभी कीटों के प्रारूपी एवं मुखांगों में एक लेब्रम, 2 जोड़ी मैक्सली तथा एक हाइपोफैरिंक्स सम्मिलित होती है। ठीक है, काकरोच के मुख उपांग काटने व चबाने हेतु, मच्छरों में रुधिर व फलों का रस चूसने हेतु, भेदन व चूसने वाले तथा तितलियों के फूल का रस चूसने हेतु साइफन के रूप में उपस्थित होती है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है, अंतः गर्भाशय वीर्यसेचन तकनीक से आप क्या समझते हैं? इस तकनीक का उपयोग किन परिस्थितियों में किया जाता है? तो देखिए, अंतः गर्भाशयी युक्त को गर्भाशय गुहा में कुशल स्त्री योग विशेषज्ञ द्वारा स्थापित किया जाता है। यह युक्तियाँ शुक्राणु की क्रियाशीलता और निषेचन क्षमता को कम करती है, अतः गर्भाशय को भ्रूण के रोपण हेतु अनुपयुक्त बनाती है। जैसे तांबा मोचक अंतः गर्भाशयी युक्त और हार्मोन मोचक अंतः गर्भाशयी युक्त प्रोजेस्टेरॉन का स्रावन करके अंडोत्सर्ग को रोकती है। अंतःरोपित छड़, यह एक छोटा छड़नुमा उपकरण होता है जिसे त्वचा के नीचे अंतःरोपित कर दिया जाता है। यह संश्लेषित प्रोजेस्टेरॉन की सूक्ष्म मात्रा का शरीर में श्रावण करता है, जो गर्भाशयी ग्रीवा से निकलने वाली श्लेष्मा को गाढ़ा और चिपचिपा बना देता है, जिससे शुक्राणु आसानी से गत नहीं कर पाते और अंडाणु के साथ समेकित नहीं हो पाते। अगला क्वेश्चन है कि वंशागत के क्रोमोसोम का सिद्धांत बताइए। वंशागत के क्रोमोसोम सिद्धांत, तो देखिए, वंशागत के क्रोमोसोम सिद्धांत बॉबेरी और सटन ने पता लगाया कि युग्मकों के बनने की प्रक्रिया युग्मक जनन में समजात गुणसूत्रों के युग्मकों में पृथक्करण कर नर व मादा युग्मकों के संयुग्मन की प्रक्रिया निषेचन के समजात गुणसूत्रों का फिर से जोड़ियों से मिलना बिल्कुल मेंडल द्वारा बताए गए अनुवांशिक कारकों की तरह ही होती है। इन समानताओं के कारण वैज्ञानिकों में यह धारणा बनी कि गुणसूत्र ही मेंडल के कारकों का कार्य करती है। इसी आधार पर सटन एवं बाबेरी ने 1902 में वंशागत का गुणसूत्रीय सिद्धांत प्रतिपादित किया। इनके अनुसार मेंडल के कारकों का जोड़ा समजात गुणसूत्रों के जोड़े के भौतिक रूप में स्थित होता है, अतः यह कहा जा सकता है कि समजात गुणसूत्र के जोड़े के प्रत्येक गुणसूत्र पर एक कारक उपस्थित होता है। दूसरा पॉइंट है कि अणसूत्रीय विभाजन की प्रक्रिया के दौरान इन समजात गुणसूत्रों का
ही पृथक्करण स्वतंत्र वहन होता है, अर्थात यह स्पष्ट होता है कि गुणसूत्र ही मंडल के कारकों के वाहक हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव कल्याण में जैव प्रौद्योगिकी के महत्व का वर्णन कीजिए। जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान के अभियांत्रिकी के सिद्धांत का उपयोग कर जैविक कारकों के उपयोगी उत्पाद एवं सेवा प्राप्त करने के विज्ञान है। ये अनुवांशिक विज्ञान या जीन अभियांत्रिकी अथवा पुनर्संयोजक या पुनर्योगज तकनीक है। इसके अंतर्गत जीनों में वांछित लक्षण प्रारूप प्राप्त करने के लिए अनुवांशिक पदार्थ का एक जोड़ा घटाया या ठीक किया जाता है। ठीक है, इसे टेलरिंग ऑफ डीएनए भी कहते हैं। इस डीएनए में जीन क्लोनिंग एवं जीन निर्माण किया जाता है। ठीक है, जो दो या अधिक भिन्न स्रोतों से प्राप्त डीएनए को परस्पर जोड़कर बनाया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी या जीन अभियांत्रिकी में पुनर्योगज डीएनए तकनीक का क्षेत्र में महत्व इस प्रकार है। पहला, वैक्सीन का उत्पादन, दूसरा है जीन चिकित्सा और तीसरा है मानव इंसुलिन। तो जीन वैक्सीन का उत्पादन जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग द्वारा द्वितीय पीढ़ी के टीके तथा तृतीय पीढ़ी के टीके का उत्पादन किया जाता है। जीन चिकित्सा में इसके अंतर्गत मानव शरीर में आप असामान्य व त्रुटिपूर्ण या विकारी जीन की स्वस्थ एवं प्रतिस्थापित करके विकारी जीन को जीन लक्ष्यमोदन द्वारा स्वास्थ्य बनाकर या जीन प्रतिलिपियों की संख्या में वृद्धि करके अनुवांशिक रोगों से मुक्त के प्रयास किए जाते हैं। जीन उपचार में रीजनरेटिंग थेरेपी भी कहते हैं। यह बीमारी मधुमेह, हीमोफीलिया, कैंसर, एल्कोप्टोन्यूरिया, कीटोन्यूरिया, हैसियाकार रक्तता यानी सिकल सेल एनीमिया आदि को ठीक करने में क्रांतिकारी तरीका है। और तीसरा है मानव इंसुलिन का निर्माण। 1982 में मधुमेह के रोगियों के लिए जो प्रौद्योगिकी का मानव इंसुलिन का सफल निर्माण कंपनी ने 5 जुलाई 1983 को 2 डीएनए अनुक्रमों को तैयार करके किया जो मानव इंसुलिन की श्रृंखला ए और बी के समान थी। ठीक है, इन्होंने अनुवांशिक अभियांत्रिकी का पुनर्योगज डीएनए तकनीक का उपयोग करके इस जीन की एसर्चिया कोलाई जीवाणु में स्थानांतरित करके इंसुलिन श्रृंखलाएं प्राप्त की। इंसुलिन ए व बी श्रृंखलाओं को पृथक रूप से प्राप्त करके उन्हें डाइसल्फाइड बंधनों से जोड़ दिया, जिससे उत्पादित इंसुलिन को मोनो इंसुलिन कहा गया। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता को सह विलुप्तता कैसे क्षति पहुंचाती है? तो ये आपको देखना है। ये सह विलुप्तता देखें, प्रकृति में कुछ अविकल्पीय सोहोपकारी या परजीवी या परभक्षी संबंध पाए जाते हैं। जब उनमें से एक जाति विलुप्त हो जाती है तब यह आधारित दूसरी जंतु या पादप जाति भी विलुप्त होने लगती है। उदाहरण, जब एक पोषद मत्स्य जाति विलुप्त होती है तब उस पर आश्रित विशिष्ट परजीवियों का भी वही भविष्य होता है, यानी वो भी नष्ट हो जाती हैं। इसी प्रकार का उदाहरण अविकल्पी परागणकारी सोहोपकारिता का है। इसमें एक परागकारी कीट या पक्षी का विलोपन पादप के विलोपन के लिए उत्तरदायी होता है। संकटग्रस्त जातियां, संकटग्रस्त श्रेणियों में उन जातियों को रखा गया है जिनकी जनसंख्या बहुत ही तेजी से घटती है और भविष्य में उनके विलुप्त होने का खतरा भी बन चुका है, जैसे शेर है, बर्फीला तेंदुआ है। जैव विविधता संरक्षण निम्न विधियों द्वारा किए गए हैं, जैसे स्वास्थानीय संरक्षण। स्वास्थानीय संरक्षण में विभिन्न जातियों के जीवों को उनके प्राकृतिक आवासों एवं परिस्थितियों तंत्रों में संरक्षित किया जाता है। इन उद्देश्य की पूर्ति हेतु भारत में राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, जैव मंडल, रिजर्व बनाए जाते हैं। फिर अगला है, अभ्यारण्य एवं जैव रिजर्व मंडल बनाए गए हैं। राष्ट्रीय उद्यान क्या है कि वह वन्य जीवों के लिए पूर्ण रूप से संरक्षित होता है, जहाँ पर शिकार, खेलना, पशु चराना, फसल बोना निषेध है, राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। इन क्षेत्रों में जंतु या प्राणजात तथा पादपों या वनस्पति दोनों का संरक्षण होता है। इनका नियंत्रण एवं निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। भारत में 106 राष्ट्रीय उद्यान है, जिनका अनुमानित क्षेत्र ये 44,402
0.95 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, देखिए जिम कॉर्बेट उद्यान भारत में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। ये उत्तराखंड में स्थित है। और प्रमुख उद्यान देखिए कौन कौन से हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, रामजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, है ना, ये सब आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आ गया कि प्रतिजैविकी के उत्पादन में कवक प्रजातियों के महत्व पर उदाहरण सहित प्रकाश डालिए। तो प्रतिजैविकी देखिए, प्रतिजैविकी सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पादित रासायनिक पदार्थ है जो रोगकारक तथा अन्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को संदमित करते हैं और उनको नष्ट कर देते हैं। विभिन्न प्रतिजैविक एक से अधिक रोगाणुओं के विरुद्ध कार्य करते हैं। प्रतिजैविक शब्द का प्रयोग वॉक्समैन ने 1942 में किया था। जीवाणुक पदार्थ का उत्पादन करने वाले सूक्ष्म जीव प्रतिबायोन्ट कहलाते हैं। वर्तमान में लगभग 7000 प्रतिजैविकों की खोज हो चुकी है। सर्वप्रथम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज की थी। अब देखिए स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसिस जीवाणु या कवक द्वारा संश्लेषित कौन से प्रतिजैविकी है। देखिए पेनिसिलिन कौन से कवक से खोजा गया। पेनिसिलिन नोटेटम, पेनिसिलिन क्राइसोजीनम और रेमाइसिन म्यूकर रेमिनियस। और जो अगली आपकी प्रतिजैविकी बनाई गई है प्रोलीफेरिन, ये एस्परजिलस प्रोलीफेरेंस से बनाई गई है। ठीक है, उपयोग देखिए क्या होता है। प्रतिजैविकों का उपयोग विभिन्न रोगों के उपचार में किया जाता है। ये औषधियाँ अन्य सूक्ष्मजीवों की वृद्धि का संदमन कर उनको नष्ट कर देती हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है विस्तृत उत्तरीय का। अंतिम क्वेश्चन चल रहा है, इसमें 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 2 में से एक करना होता है। तो कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का सचित्र वर्णन करना है अथवा पारतंत्र के घटक का वर्णन करना है। तो ये देखिए पोषण स्तर पर खाद्य श्रृंखला में भोजन के रूप में ऊर्जा का प्रवाह विभिन्न पदों या स्तरों के द्वारा होता है। इन पदों या स्तरों को पोषक स्तर कहा जाता है। ये जैसे यहाँ पर देखिए नीचे से शुरू होता है प्रथम पोषण स्तर, द्वितीय पोषण स्तर, तृतीय पोषण स्तर, चतुर्थ पोषण स्तर। प्रथम में उत्पादक होता है घास, दूसरा है शाकाहारी, मांसाहारी और शीर्ष मांसाहारी। पोषण स्तर पारिस्थितिक तंत्र में एक पोषीय स्तर से दूसरे पोषीय स्तर तक ऊर्जा स्थानांतरण भोजन के रूप में उत्पादकों और भोक्ताओं की तरफ होता है, जिसे क्या कहते हैं, ऊर्जा प्रवाह कहते हैं। विभिन्न पोषक स्तरों के मध्य ऊर्जा प्रवाह एक दिशा होता है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार ऊर्जा न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इस प्रकार ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, ये अगला आपका है कि क्रोमोसोमीय विघटन से आप क्या समझते हैं, किन्हीं 2 विघटन का नाम लिखना है या आपको हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत। तो देखिए हमने यहाँ पर हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत को इंक्लूड किया है, उसी को दिया है, एक ही करना है। तो क्या हार्डी-वेनबर्ग का नियम सिद्धांत 1908 में इंग्लैंड के गणितज्ञ G.H. हार्डी और जर्मन के फिजिशियन विनबर्ग ने स्पष्ट किया कि उन सभी बड़ी मेंडेलियन आबादियों में विभिन्न जीन रूपों की अपेक्षा आवृत्तियों पीढ़ी दर पीढ़ी अस्थायी रहती है, जिनमें किसी भी प्रकार के अनुवांशिक पदार्थ परिवर्तन नहीं होते। जीन पूल अस्थायी रहता है, अर्थात किसी भी प्रकार के जीन परिवर्तन नहीं होते। लैंगिक जनन होता है तथा युग्मकों का समेकन संयोगिक होता है, प्राकृतिक वर्णन नहीं होता है। इसे हार्डी-वेनबर्ग संतुलन भी कहते हैं। ये वास्तव में मेंडल के नियम पृथक्करण और अर्थात युग्मकों की शुद्धता के नियम का ही तार्किक रूप है। हार्डी-वेनबर्ग ने गणितीय समीकरण की सहायता से इस निष्कर्ष को समझाया कि जिसे सम्मिलित रूप से हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत कहा गया है। ये क्या बताया, देखिए कि किसी आबादी के सभी सदस्यों के सभी अनुवांशिक लक्षणों के समस्त जीन सामूहिक रूप से आबादी के जीन पूल का निर्माण करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार एक बड़ी जीव आबादी का जीन पूल तब तक अपरिवर्तित रहता है जब तक विकास को प्रेरित करने वाले कारक अर्थात जीन अपवहन, पारगमन, उत्परिवर्तन
तथा प्राकृतिक वर्ण उनको प्रभावित नहीं करती है। अगर किसी आबादी के जीन में एक जीन युगल ये को एक माना जाए तब प्रभावी जीन ये व अप्रभावी जीन स्मॉल ये की आवृत्ति को क्रमशः पी व तथा क्यू से दर्शाया जाता है। ये P धन Q बराबर 1, इसकी जीन प्रारूप आवृत्तियाँ P प्लस Q का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, अर्थात P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इक्वल टू 1। इस सिद्धांत के अनुसार यदि कोई आबादी आनुवंशिक संतुलन में है, अर्थात जीन आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब विकास की दर भी शून्य है। हार्डी-वेनबर्ग के सिद्धांत से गणितीय समीकरणों को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। ये देखिए, इसके द्वारा आप स्पष्ट कर सकते हैं। ये हार्डी-वेनबर्ग के नियमों का प्रायोगिक व्याख्या। हार्डी-वेनबर्ग के प्रायोगिक व्याख्या के लिए हम एक मानव आबादी में आँखों के आकार के लक्षण लेते हैं। हम जानते हैं कि मनुष्य में प्रत्येक लक्षण जीन के एक जोड़े द्वारा नियंत्रित होता है। जोड़े के इन सदस्यों को युग्म विकल्पी कहते हैं। माना कि बड़ी आँख के लिए प्रभावी जीन ये और छोटी आँख के लिए प्रभावी जीन स्मॉल ये जिम्मेदार है, तो मेंडल के पृथक्करण नियम अनुसार इस आबादी में 3 जीन होंगे, ये और ये। यदि हम माने कि इस आबादी में 100 सदस्य हैं, जिनमें 20 कैपिटल ये जीन प्रारूप के बड़ी आँखें वाले, 40 व्यक्ति कैपिटल ये स्मॉल ये जीन प्रारूप वाले के बड़ी आँखों वाले तथा 40 व्यक्ति स्मॉल ये जीन प्रारूप के छोटे आँखों वाले हैं, तो इन समूह के युग्म विकल्पियों की संख्या 200 होगी। एक व्यक्ति तथा एक लक्षण के लिए एक जोड़ी 2 जीन आवश्यक हैं, तो इन युग्म विकल्पी की आवृत्ति निम्न प्रकार होगी। ये ठीक है। तो इस तरह से हार्डी-वेनबर्ग ने अपना नियम दिया, इसको आपको देख लेना होगा। ये ठीक है। तो ये रहा आपका संपूर्ण हल। इस प्रकार से आप अपने जो परीक्षा की तैयारी है खूब मेहनत से करें। हम फिर आपसे रूबरू होते हैं, फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।